शेर खान और गुल खान सलाम करके इसी वक्त कमरे से निकल गए। कमरे से बाहर निकलते ही वो अलग अलग होकर अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। गुल खान ने देहाती आदमी का बेस बदला, अपने 4 साथी मुजाहिदों के भी देहाती हुलिये बनाकर साथ लिया और जीप में बैठकर शहर के जनूबी इलाके की तरफ निकल गए। शेर खान ने भी अपने साथ 4 आदमी लिए, खुद भी देहाती आदमियों के कपड़े पहने, अपने मुजाहिदों का भी देहाती हुलिया बनाया और बंद जीप में सवार होकर शहर के शिमाली इलाके की तरफ चल पड़े। बरा हुआ पिस्तौल शेर खान ने अपने लिबास के अंदर छुपा लिया था। चारों कमांडो मुजाहिदों ने भी बरी हुई एक एक स्टीन गन अपने लंबे देहाती कुर्तों के अंदर छुपा ली थी। इसके अलावा इन्होंने फालतू मैगजीन भी जीप के अंदर रख लिए थे। शेर खान को अंदाजा था कि दहशतगर्द आमतौर पर वीरान इलाकों में किस किस्म की जगह अपने खुफिया ठिकानों के लिए पसंद करते हैं। 1 घंटे के अंदर इन्होंने शहर के दरिया पार का सारा उजाड़ और गैर आबाद इलाका छान मारा। कई जगहों पर उतरकर इन्होंने लोगों से अपने अंदाज में पूछा और सुराग निकालने की कोशिश की, मगर इन्हें कोई कामयाबी ना हुई। इस दौरान इंटेलिजेंस चीफ ने हशमत बीबी का क्लोजअप ग्रुप फोटो में से निकालकर इसकी एक फोटो की 50-60 कॉपियां बनवाकर इनमें से 20-25 तस्वीरें अपने खास खुफिया सुराग रसां को दे दी थी और इन्हें शहर के बाहर के इलाकों में फौरी तौर पर भिजवा दिया था। ये खुफिया सुराग रसां शेर खान और गुल खान को अच्छी तरह से जानते थे। शेर खान गुल खान भी अपनी इंटेलिजेंस के इन ओहदेदारों से वाकिफ थे। शेर खान शिमाली मगरबी इलाके में और गुल खान देहाती हुलिये में अपने कमांडोज के साथ शहर के जनूब मशरकी इलाके की छानबीन कर रहे थे। इतने बड़े शहर में एक खास औरत को तलाश करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से ये लोग सुराग रसानी कर रहे थे, इसमें इस बात का इम्कान था कि वो दहशतगर्दों के ठिकाने खोज लगाने में या हशमत बीबी यानी राम दुलारी को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये तजर्बाकार और तरबियत याफ्ता सुराग रसां कमांडोज थे और भारतीय दहशतगर्दों की नफ्सियात को जानते थे। ये इन दहशतगर्दों की नफ्सियात को सामने रखकर इनका खोज लगाने की सरतोड़ कोशिश में लगे हुए थे। शेर खान और इसकी कमांडो पार्टी को हशमत बीबी और राम दुलारी और भारतीय दहशतगर्दों की तलाश में निकले हुए दिन का 1 बज गया था। इन्होंने इस दौरान शहर के निसब से ज्यादा शिमाली इलाके को छान मारा था, मगर अभी तक इन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई। लेकिन इन्होंने अपनी तलाश जारी रखी। शेर खान के साथ जीप में हसन अली सुराग रसां कमांडो देहाती कपड़ों में बैठा था। इसने हसन अली से कहा, हमसे ये गलती हो गई है, हमें इस औरत की फोटो साथ लेकर निकलना चाहिए था ताकि किसी जगह किसी को दिखाकर पूछ सकते कि इस शक्ल की औरत यहाँ से गुजरी थी या नहीं। हसन अली ने कहा, सर, इस वक्त तक इस औरत की फोटो कापियाँ अपने हेडक्वार्टर में आ चुकी होंगी, क्यों ना हम वापस हेडक्वार्टर जाकर एक फ़ोटो कॉपी ले आएं। शेर खान ने कहा, नहीं, हमें तलाश का काम जारी रखना चाहिए, अल्लाह मालिक है। और शेर खान ने शहर के शिमाल मशरकी इलाके की तरफ जीप को मोड़ दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए भारतीय दहशतगर्दों के वीरान खंडर वाले खुफिया तहखाने में आते हैं। वहाँ इस वक्त 3 भारतीय दहशतगर्द यानी रामू, गंगू और राम दुलारी और इनका लीडर मुकुंद लाल मौजूद था और शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल को उड़ाने की स्कीम तैयार कर रहे थे। मुकुंद लाल एक इंतहाई ताकतवर बम की तारों को जोड़ने में मसरूफ था। इसने राम दुलारी की तरफ देखकर कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें पुलिस कमांडोज के हेडक्वार्टर और गर्ल्स हॉस्टल के इलाके का एक चक्कर जरूर लगाना चाहिए। तुम बुर्का ओढ़कर जाओगी और रामू तुम्हारे साथ होगा। इसकी दाढ़ी मूंछें मुसलमानों वाली हैं। ये देहाती लिबास में होगा। तुम लोग पुलिस कमांडोज के हेडक्वार्टर और गर्ल्स हॉस्टल के आसपास रहोगे। इसके अलावा तुम हमारे इस ठिकाने के इर्द गिर्द का भी जायजा लोगे और मालूम करोगे कि जमुना दास की मौत और तुम्हारा राज खुल जाने के बाद पुलिस और पुलिस कमांडोज ने कहां कहां नाके लगा रखे हैं। तुम अपने अपने काम के माहिर हो और लोगों के हजूम में से CID वालों को पहचान सकते हो। राम दुलारी कहने लगी, मेरा ख्याल है मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहिए। शेर खान और इसके आदमियों को इल्म हो गया होगा कि जमुना दास को मैंने ही हशमत बीबी बनकर हलाक किया है और वो बड़ी सरगर्मी से मुझे तलाश कर रहे होंगे। मुकुंद लाल ने कहा, तो फिर क्या हुआ? हम लोग इस किस्म के हालात से निपटना जानते हैं। तुम भी जानती हो, हम कल रात रेलवे पुल के नीचे ये बम लगाकर उसे उड़ाने वाले हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मालूम हो जाए कि हमारे इर्द गिर्द के इलाके में पुलिस और CID वालों की खलो हरकत क्या है और इन्होंने कहां कहां नाकाबंदी कर रखी है। बस तुम इस वक्त यहाँ से निकल जाओ और पूरा खोज लगाकर मुझे रिपोर्ट करो। राम दुलारी का जी नहीं चाहता था, लेकिन मुकुंद लाल इनका लीडर था, वो इसके आगे इनकार नहीं कर सकती थी।
दूसरी कोठरी में जाकर राम दुलारी ने मुसलमान देहाती औरतों वाला लंबा सफ़ेद बुर्का निकाल कर पहना। रामू ने देहाती हुलिया बनाकर हाथ में डांग पकड़ी और इसी वक्त एक खुफिया रास्ते से निकलकर दूसरी तरफ से होकर शहर की तरफ चल पड़े। इधर राम दुलारी और रामू खुफिया ठिकाने से निकलकर शहर की तरफ रवाना हुए तो दूसरी तरफ इस वक्त शेर खान अपने मुसल्लह आदमियों के साथ बंद जीप में सवार शहर के शुमाल मशरकी इलाके की एक वीरान सी सड़क पर चला जा रहा था। दोनों जानब और सामने की जानब एक एक दरख्त था। एक एक टिब्बे को गहरी नजर से देख रहा था। एक दरख्त के नीचे चाय की एक दुकान थी। करीब ही लारी खड़ी थी। लारी के कुछ मुसाफिर वहां चाय पी रहे थे। शेर खान ने जीप आहिस्ता कर दी। जब वो चाय की दुकान के करीब से गुजरे तो हसन अली ने कहा, सर, अपना एक आदमी बैठा हुआ है। कहाँ? और शेर खान ने जीप रोक दी। हसन अली ने चाय की दुकान की तरफ इशारा किया। शेर खान ने देखा कि चाय की दुकान के बाहर सबज चोला पहने एक फकीर जमीन पर बैठा चाय पी रहा था और चाय पीते हुए लारी से उतरते हुए मुसाफिरों को अकाबी निगाहों से भी देख रहा था। हसन अली ने कहा, सर, ये बशीर हुसैन CID ऑफिसर है। अब शेर खान ने भी इसे पहचान लिया था। इसने हसन अली से कहा, CO साहब ने इंटेलिजेंस चीफ को हशमत बीबी की फ़ोटो कापियाँ तमाम CID वालों को देने का ऑर्डर किया था। हो सकता है इसके पास एक फ़ोटो हो। तुम जीप में ही ठहरो, वहीं बशीर हुसैन से जाकर मालूम करता हूँ। शेर खान ने जीप एक तरफ खड़ी कर दी। वो जीप से उतरकर देहाती हुलिये में ही सीधा फ़कीर दरवेश के बहरूप में बेज़मीन पर बैठे बशीर हुसैन के पास जाकर बैठ गया। बशीर हुसैन ने दूर ही से शेर खान को पहचान लिया था और समझ गया था कि वो भी अपनी पार्टी के साथ दहशतगर्द औरत की तलाश की मुहिम पर निकला हुआ है। शेर खान ने आहिस्ता से कहा, बशीर हुसैन, तुम्हारे पास भारतीय औरत की फ़ोटो है? बशीर हुसैन ने बड़ी राजदारी से कहा, एक कापी मौजूद है। क्यों, क्या बात है सर? शेर खान ने बोला, हमें इसकी ज़रूरत है। CID ऑफिसर बशीर हुसैन ने दबी ज़बान में कहा, सर, मेरे पास एक ही कॉपी है, मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है। शेर खान ने कहा, हम आगे जा रहे हैं, वापसी पर तुम्हें फ़ोटो वापस करते जाएंगे। शेर खान ने वापस जीप में आकर हसन अली को हशमत और राम दुलारी की तस्वीर दिखाई और कहा, ये वो औरत है जिसकी हमें तलाश है, और जीप आगे बढ़ा दी। कुछ दूर आगे गए तो इनकी बाईं जानब ईंटों का एक भट्टा था जो वीरान पड़ा था। भट्टे के पीछे बड़ी बड़े दरख्त नजर आ रहे थे। हसन अली ने कहा, सर, वो दरख्त जो नजर आ रहे हैं ये टाहली के दरख्तों का जखीरा है। इसके पीछे एक उजाड़ मैदान है। मेरा ख्याल है इस जखीरे में चलकर देखना चाहिए। शेर खान को हसन अली की तजवीज़ पसंद आई और इसने गाड़ी को दरख्तों के जखीरे की तरफ मोड़ दिया। अजीब इत्तेफाक की बात है कि वही दरख्तों का जखीरा था जहां से 2-3 बार गुजर कर राम दुलारी आती जाती रही थी, और इसी जखीरे के अकब में जो उजाड़ मैदान था, इसके आखिरी किनारे पर वो पुरअसरार वीरान तारीखी खंडर था जिसके नीचे भारतीय दहशतगर्दों ने अपना खुफिया ठिकाना बनाया हुआ था। जखीरे के किनारे पर पहुंचकर शेर खान ने जीप रोक दी और हसन अली से कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अकेला जखीरे में जाता हूँ। जखीरे के अंदर गाड़ी के गुजरने की जगह भी नहीं थी। साथ साथ दरख्त खड़े थे। इनके दरमियान छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। शेर खान देहाती लिबास में एक पगडंडी पर चल पड़ा। वो दाएं बाएं गहरी नज़रों से देखता जा रहा था। जखीरे में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। पगडंडी पर चलते चलते जब वो इस जगह पहुंच गया जहां जखीरे के दरख्तों का सिलसिला खत्म हो जाता था और आगे उजाड़ मैदान शुरू होता था, तो शेर खान की निगाह एक बूढ़े पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे कपड़ा बिछाए बैठा इसमें सूखी शाखें और पत्ते वगैरह जमा कर रहा था। शेर खान ने करीब जाकर बूढ़े को सलाम किया। बूढ़े ने वालेकुम सलाम कहकर शेर खान की तरफ चेहरा उठाकर देखा। शेर खान इसके पास ही बैठ गया। इसने राम दुलारी की फ़ोटो निकाल कर इस बूढ़े को दिखाई और पूछा, बाबा जी, इस औरत को आपने कहीं देखा है? ये हमारी रिश्तेदार है। इसका दिमाग ठीक नहीं, घर से निकल गई है। हमें इसकी तलाश है। बूढ़े ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, इस शक्ल की औरत को मैंने आज सवेरे यहाँ से गुजरते देखा है। शेर खान ने जल्दी से पूछा, वो किस तरफ जा रही थी? बूढ़े ने वीरान मैदान की तरफ इशारा करके कहा, इस रड़े मकान की तरफ गई थी। आगे पता नहीं मुझे कहाँ चली गई। शेर खान ने उठते हुए बूढ़े का शुक्रिया अदा करके इसे अस्सलाम वालेकुम कहा और तेज कदमों से जेब में वापस आ गया। इसने हसन अली से कहा। हसन अली थोड़ा सा खोज मिल गया है और फिर जीप स्टार्ट करके इसे जखीरे के ज़रा आगे ले जाकर एक तरफ रोक दिया और हसन अली से कहा, अपने आदमियों को ले आओ जल्दी।
हसन अली फौरन जीप के पीछे चला गया। शेर खान वहीं दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान बैठ गया और दूसरे ही लम्हे इसकी पार्टी के चारों मुजाहिद कमांडो, जो सारे के सारे देहाती लिबास में थे, जीप से कूद कर दौड़ते हुए अपने कमांडर शेर खान के पास आकर बैठ गए। शेर खान ने कहा, सुनो जवानों, हमें टारगेट का सुराग मिल गया है। वो यहाँ से करीब ही है। तुम में से एक जवान जीप में ही रहेगा। हमारे सिग्नल देने पर मौके पर हमारे पास आ जाएगा। यह सिग्नल फाख्ता की आवाज़ में होगा। तुम इससे वाकिफ हो। मैं और हसन अली आगे आगे जाएंगे। तुम 3 जवान बिखर कर हमारे पीछे पीछे आओगे। इसके फौरन बाद शेर खान और हसन अली दरख्तों में मैदान की तरफ चलने लगे। कुछ फासला डालकर तीनों मुजाहिद कमांडो भी इनके पीछे पीछे चल पड़े। जखीरे में से निकलने के बाद सामने वीरान उजाड़ मैदान था। हसन अली ने कहा, सर 1 सेकंड रुकें। शेर खान वहीं रुक गया। इन्हें रुकता देखकर इनके पीछे कुछ फासला डालकर आने वाले तीनों कमांडो मुजाहिद भी रुक गए। हसन अली जमीन की तरफ देखते हुए बैठ गया। शेर खान भी बैठ गया। जमीन की मिट्टी बरबरी थी और इस पर जूतियों के निशान थे। हसन अली बड़ा माहिर खोजी भी था। इसने पाँव के एक निशान पर उंगली रखकर कहा, सर, ये किसी औरत की जूती के निशान हैं। ये सामने की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ देखें। यहाँ भी इसी औरत की जूतियों के निशान हैं, मगर इनका रुख जखीरे की तरफ है। इसका मतलब है कि ये औरत मैदान की तरफ से आकर जखीरे में दाखिल हुई थी और फिर इस जगह से जखीरे में से निकलकर मैदान की तरफ गई थी। हसन अली उठ खड़ा हुआ। शेर खान भी खड़ा हो गया। हसन अली बराबर झुककर जमीन को देख रहा था। कहने लगा, सर, इस औरत की जूतियों के निशान ये देखिए आगे जा रहे हैं। मुमकिन है ये वही औरत है जिसकी हमें तलाश है और जो बकौल बूढ़े आदमी के दिन के वक्त इधर से गुजरी थी। शेर खान ने भी झुक कर देखा। जमीन पर जूतों के दूसरे निशान भी थे, मगर वो निशान बड़ी जूतियों के थे। हसन अली ने कहा, औरत की जूतियों के निशान छोटे हैं। और वो औरत की जूतियों के निशान के साथ साथ मैदान में आगे बढ़ने लगे। इन्हें आगे बढ़ता देखकर इनके पीछे आने वाले कमांडो पार्टी भी आगे आगे चल पड़ी। मैदान में आने के बाद कमांडो पार्टी के तीनों जवान दाएं बाएं जानब और ज्यादा फासला डालकर चल रहे थे। दूर से देखने पर यही मालूम होता था कि ये देहाती अपनी अपनी राह चलते अपने अपने गांव को जा रहे हैं। औरत की जूतियों के निशान मैदान में बराबर आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे मिट्टी का एक टीला आ गया। वहां से जूतियों के निशान दाएं जानब मुड़ गए। कमांडो पार्टी भी इसी जानब मुड़ गई। टीले से निकलकर औरत की जूतियों के निशान फिर सीधे जाने लगे। यहाँ आकर शेर खान ने देखा कि कुछ फासले पर दरख्तों के दरमियान एक इमारत उभरी हुई है। इसने हसन अली को वो इमारत दिखाई। ये वही वीरान तारीखी खंडर था जिसके तहखाने में दहशतगर्दों का खुफिया अड्डा था और जहाँ से थोड़ी देर पहले रामदुलारी मुसलमान औरत का हुलिया बनाकर सफ़ेद बुर्का पहनकर अपने दहशतगर्द साथी रामू के साथ निकली थी और जहाँ इस वक्त मुकन लाल और गंगू बैठे अपना काम कर रहे थे। इन्होंने रात को रेलवे पुल को उड़ाने के वास्ते एक इंतहाई खतरनाक और ज़बरदस्त धमाका खेज बम तैयार करके इसे एक पुराने थैले में डालकर कोने में रख दिया था और अब मोमबत्ती की रोशनी में एक कागज़ पर बने हुए पुल का नक्शा निकाल कर देख रहे थे। मुकन लाल कह रहा था, हम इस गंदे नाले के साथ साथ चलते हुए रेलवे पुल के दरमियान वाले स्टोन के पास पहुंचना होगा। ठीक इस वक्त शेर खान और हसन अली अपनी कमांडो पार्टी के साथ औरत की जूतियों के निशान की रहनुमाई में इन दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। जिस औरत की जूतियों के निशान पर यह पार्टी आगे बढ़ रही थी वो भारतीय दहशतगर्द रामदुलारी की ही जूतियों के निशान थे, जो सीधे पुराने तारीखी खंडर की तरफ जा रहे थे। खंडर से 150-200 गज के फासले पर आकर शेर खान और हसन अली बैठ गए। के पीछे आने वाले तीनों कमांडो भी वहीं बैठ गए। हसन अली ने पाँव के निशान देखते हुए कहा, सर, औरत के पाँव के निशान सामने वाली खंडर की तरफ जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये इसी औरत के पाँव की जूतियों के निशान हैं जिसकी हमें तलाश है। शेर खान ने कहा, ठीक है, हम सामने की तरफ से खंडर में जाने के बजाय इसके दाएं पहलू से होकर जाएंगे। और दोनों उठकर खंडर की दाएं जानब से होकर आगे बढ़े। वो खंडर के अकब में आ गए। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। हसन अली ने झुककर जमीन को देखा और आहिस्ता से कहा, सर, ये देखें, इस औरत के पाँव के निशान यहाँ तक आ रहे हैं और यहाँ से आगे बाएं जानब खंडर की तरफ मुड़ गए हैं। इसका मतलब है कि वो अकब की तरफ खंडर में दाखिल हो गई है। शेर खान ने गहरी नज़र से तारीखी खंडर की शिकस्ता इमारत को देखा जिसमें सदियों की असीबी खामोशी छाई हुई थी। इनके आसपास कोई इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। शेर खान ने धीमी आवाज में कहा, हसन अली, पश्तून नहीं, स्टीन करने।
इसके फौरन बाद दोनों ने अपने लंबे देहाती कुर्तों के नीचे से चीन गन्ने निकाल ली और जरा परे परे हटकर खंडर की अकबी दीवार वाली झाड़ियों की तरफ बढ़े। इनके पीछे पीछे आने वाले तीनों मुजाहिदों ने भी असला निकाल कर हाथों में ले लिया। झाड़ियों के पास जाकर शेर खान और हसन अली एक बार फिर बैठ गए। शेर खान ने सामने इशारा किया। सामने खंडर की अकबी दीवार में वही शगाफ नजर आ रहा था जिसमें गुजरकर रामदुलारी दूसरे भारतीय दहशतगर्द आते जाते थे। यहाँ शेर खान ने अपना मुंह पीछे की तरफ करके फाख्ता की आवाज में जखीरे के किनारे जीप में बैठे हुए कमांडो को सिग्नल दिया। इस कमांडो ने फाख्ता की आवाज के सिग्नल को सुनते ही जीप स्टार्ट की और इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाता वीरान मैदान में आगे बढ़ा। इसको मालूम था कि इसकी पार्टी अपने कमांडर के साथ मैदान में किस तरफ गई है और इसे यह भी मालूम था कि इसकी पार्टी टारगेट पर पहुंच गई है और अब इसकी ड्यूटी यह है कि वो स्टीन गनों के मैगजीन और दस्ती बमों का थैला लेकर टारगेट पर जाए और पार्टी को एमुनेशन और हैंड ग्रेनेड पहुंचाएगा। इसकी वहां किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती थी क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि टारगेट पर दुश्मन की कितनी नफरी छुपी हुई है। इस वक्त शेर खान और हसन अली अपनी कमांडो पार्टी के साथ दबे पांव खंडर की दीवार के शगाफ में से गुजरकर तारीखी इमारत के सहन में पहुंच चुके थे। सहन में चंद कदमों के फासले पर एक और पुरानी शिकस्ता दीवार खड़ी थी जिसके आगे बहुत घनी झाड़ियां थी। अब कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। शेर खान ने इन झाड़ियों की तरफ इशारा किया और आगे बढ़ाए। झाड़ियों के पास जाकर इसने झाड़ियों को एक जगह से हटाया तो टूटी हुई शाखें इसके हाथ में आ गईं। हसन अली ने बगैर आहट किए अपनी तरफ से झाड़ियों को हटाया तो इसके हाथ में भी बहुत सी झाड़ियां अलग होकर आ गईं। साफ मालूम होता था कि यहाँ दूसरी जगह से झाड़ियां काट कर लाई गई हैं और किसी खास जगह को छुपाने के लिए वहां डाली गई हैं। शेर खान और हसन अली ने कुछ और झाड़ियां वहां से हटाई तो एक जीना दिखाई दिया जो नीचे जाता था। शेर खान ने हाथ के इशारे से अपने पीछे आने वाले तीनों कमांडर्स को करीब बुलाया। तीनों कमांडो झुककर दौड़ते हुए आए। इन्होंने झाड़ी के पास पोजीशन संभाल ली।